बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th सेमेस्टर, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, क्या होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कैसे इन्वेंट हुए, क्या प्रोसेस था, किस किसने किए। आज हम देखेंगे कि इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के? नंबर 1 इज़ मिनिएचर इन साइज़, कि ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में। इनकी फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन के थ्रू किया जाता है। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उनको अंडर माइक्रोस्कोप जो है फैब्रिकेट किया जाता है। तो किसी भी दूसरे डिस्क्रीट सर्किट्स से जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स फैब्रिकेट करते हैं, ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये 1000 गुना छोटा होता है। सेकंड है स्मॉल साइज़ होता है इनका, तो इनका वेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है डिस्क्रीट सर्किट से कंपेयर करते हुए। तीसरा है कि हंड्रेड्स ऑफ डिस्क्रीट सर्किट्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसका कॉस्ट फैक्टर, यानी कि इस पे बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, जबकि आईसीज़ की प्रोडक्शन के लिए हमें लो कॉस्ट पड़ेगी और टाइम भी लेस कंज्यूम होगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में अगर हम सॉल्डर्ड जॉइंट्स अगर लगाते हैं तो वहाँ तो प्रिंट ही होता है ना, तो ये जो होता है ये लेस रिलायबल होता है। तो आईसीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हुई है कि इसमें बहुत कम इंटरकनेक्शंस होते हैं, इसीलिए ये हाईली रिलायबल होते हैं। हाँ जी, नंबर 5 है कि आईसीज़ का जो स्मॉल साइज़ होता है ये पावर भी लेस कंज्यूम करता है और पावर लॉस भी बहुत कम होता है। एक डिस्क्रीट सर्किटरी में अगर हम सिंगल ट्रांजिस्टर को कहें कि वो ख़राब हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हमारा सारे का सारा सर्किट जो है वो वर्क करना छोड़ देता है। उस ट्रांजिस्टर को हमें या तो वहाँ से हटाना पड़ता है या फिर रिप्लेस करना पड़ता है। और फिर ये भी होता है कि मुश्किल होता है कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि कौन सा जो है कंपोनेंट वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पे आईसीज़ में क्योंकि हम एक ही तरह के जॉइंट्स लगाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मोनोलिथिक आईसीज़ की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी जो है कौन सा कंपोनेंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है। नंबर 7 है इसकी ऑपरेटिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे पैरासाइटिक कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट नहीं होता। पैरासाइटिक कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट अब क्या है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इस पे सर्च करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि ये पैरासाइटिक कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट क्या है। और अगर आपको नहीं मिलता तब भी मुझे कमेंट करें, फिर ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। हाँ जी, नंबर 8 है एज द आईसीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन बल्क। बहुत ज़्यादा तादाद में आईसीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है इनका और पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्लोजली मैच करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं, साथ साथ इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स भी होते हैं, उनके पैरामीटर्स भी होते हैं। इनकी फंक्शनल परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और हम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सर्किट्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं आईसीज़ टेक्नोलॉजी से बेटर करेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने के लिए।
हाँ जी, नंबर 10 है कि तमाम के तमाम आईसीज़ जो होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं कि वो ऑपरेट कर सकते हैं कौन सी रेंजेस में टेम्परेचर की। उनकी टेम्परेचर रेंज भी हमें प्रोवाइड की जाती है कि ये वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करेंगे या फिर वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करेंगे, और कौन सी रेंज इनके लिए सेफ़ रहेगी। यहाँ पे एक आईसी में क्योंकि हम बहुत स्मॉल टीनी चिप ऑफ सिलिकॉन ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगे एक दूसरे से। तो स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा कि अगर हमारा स्मॉल सिग्नल भी होगा तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की वजह से उस सिग्नल को कैच करेंगे और फिर कोई स्ट्रे इलेक्ट्रिकल पिकअप भी नहीं होगा। स्ट्रे इलेक्ट्रिकल पिकअप क्या होगा ये भी आप लोग सर्च करें और इसके ऊपर कमेंट करें। अगर नहीं होता तो अगेन कमेंट करें और फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। नंबर 12 है एज ऑल द कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड इनसाइड द चिप देयर विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस। हाँ जी, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक ही चिप के अंदर फैब्रिकेट किए होते हैं, तो कोई भी एक्सटर्नल प्रोजेक्शन होगी ही नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के? अच्छा, कुछ कम्प्लेक्स आईसीज़ जो होते हैं वो हो सकता है कॉस्टली हों, उनकी कीमत ज़्यादा हो। कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं अगर वो ख़राब हो जाएं तो इनके रिप्लेस करने का कोई और तरीका नहीं होता सिवाय इसके कि वो उनको हम नया ख़रीदें। कॉस्टली हों और फिर जल्दी ख़राब हो जाएं तो ये मसला हो जाएगा, क्योंकि ये रिपेयर नहीं हो सकते। रिपेयर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आईसीज़ के अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उनको रिपेयर कर सकें। नंबर 2 है पावर रेटिंग। बहुत सारे आईसीज़ की पावर रेटिंग जो होती है वो 10 वाट से एक्सीड नहीं करती, तो इसका मतलब है कि हम हाई पावर आईसीज़ फैब्रिकेट नहीं कर सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। अच्छा, कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर्स और इंडक्टर्स, ये हम किसी इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी कि इनको हम फैब्रिकेट नहीं कर सकते। इनको अलग से हमें कनेक्ट करना पड़ता है आईसी के साथ सेमीकंडक्टर पिंस को जोड़ते हुए। तो ये किसका डिसएडवांटेज हो गया कि हम इसके साथ आईसी के अंदर ट्रांसफार्मर्स और इंडक्टर्स को नहीं जोड़ सकते। नंबर 4 हो गया हाई ग्रेड पीएनपी असेंबली इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि पीएन के लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम नहीं बना सकते। नंबर 5 आईसी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा अगर हम उसको रॉन्गली हैंडल करेंगे या फिर उसको एक्सपोज करेंगे टू एक्सेसिव हीट। नंबर 6 है डिफ़िकल्ट है कि लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम अचीव कर पाएँ आईसीज़ को यूज़ करते हुए, ये इसका डिसएडवांटेज है। हाँ जी, ये भी डिसएडवांटेज है कि मुश्किल होता है कि हम एक आईसी फैब्रिकेट कर सकें जिसका नॉइस जो है, नॉइस लेवल जो है वो लो हो। नंबर 8 है ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम आईसीज़ मैन्युफैक्चर करते हुए ऐसे कैपेसिटर बनाएं जिनकी वैल्यू जो है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही हो 30 पिकोफैराड से। तो इट मीन्स कि हाई वैल्यू कैपेसिटर्स अगर हमें चाहिए किसी भी हमारे सर्किट में, तो हमें वो एक्सटर्नली कनेक्ट करने होंगे। नंबर 9 देयर इज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ सैचुरेशन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी कि सैचुरेशन रेजिस्टेंस जो होती है ट्रांजिस्टर्स की, जो हम आईसी फैब्रिकेट कर रहे हैं उसमें हम ट्रांजिस्टर भी फैब्रिकेट करेंगे, तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनकी सैचुरेशन रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है, जो कि कम होनी चाहिए, फ़ायदेमंद होगी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? इनके अंदर डिस्क्रीट डिवाइसेस होती हैं किसी भी चिप के अंदर, और फिर हम कुछ जो हैं कंपोनेंट्स एक्सटर्नली भी कनेक्ट करते हैं। तो इनके देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास
क्लासिफिकेशन होती हैं, इनको इंटीग्रेशन स्केल कहते हैं, जिस तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। पहली हो गई आपके पास स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI, 3 to 30 कंपोनेंट्स पर चिप, यानी कि 3 से 30 कंपोनेंट्स या गेट्स हम लगा सकते हैं एक चिप के ऊपर। नंबर 2 है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI, इसमें हम 30 to 300 गेट्स पर चिप यूज़ कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम 30 to 300 कंपोनेंट्स पर चिप। और नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 300 to 3000 कंपोनेंट्स पर चिप। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, इसमें हम मोर देन 3000 गेट्स या कंपोनेंट्स पर चिप फैब्रिकेट कर सकते हैं। चलें जी, 6th सेमेस्टर आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम मोनोलिथिक ICs की फॉर्मेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।